हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेयर चैनल में। मैं हूं दोस्तों आपका बेयर। 29 नवंबर है, संडे का दिन है और दोस्तों 4:30-5 बजने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग अलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। जी हाँ, काफी दिन हो गए हम लोग इसके बारे में बात नहीं की हुई है। कुछ महीने पहले जब ये नया नया टेक ओवर हुआ था रिलायंस की तरफ से, तो उस टाइम पे काफी सारे वीडियोस बने थे इसके ऊपर। पर उसके बाद में ये शेयर जो है वो पीछे छूटता गया और इसके ऊपर बातचीत नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो आज इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं, इसका एनालिसिस भी करेंगे। देखेंगे कि रिलायंस ने टेक ओवर करने के बाद क्या फर्क पड़ा है इसमें, क्या मोमेंटम आया, क्या नहीं हुआ, हालात किस तरह से सुधरे नहीं सुधरे, अभी क्या करना चाहिए, क्या बाइंग लेवल होगी, स्पेशली बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल है दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। एक एक करके सारे सवालों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जुड़िएगा हमारे साथ। नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग टेलीग्राम चैनल भी चलाते हैं। तो सही और निस्वार्थ अगर आप टिप्स चाहते हो, टिप्स नहीं कहूंगा मैं उसे, मैं कहूंगा आप डिस्कस करना चाहते हो कोई चीज, तो हमारा चैनल आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल जुड़िएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो काफी बदनाम हो चुकी थी, काफी लॉस मेकिंग कंपनी कर रही थी। और उसके बाद जो है कंपनी को एनसीएलटी में भेजा गया, फिर वहां से रिलायंस और एक कंपनी है उन्होंने मिलकर के रिलायंस को माफ कीजिएगा आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा। और उसके बाद में लोगों ने खास करके जो पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, जो चाराने अठाने के शेयर जमा करने के पीछे पागल होते हैं और उनको लगता है कि ये मल्टीबैगर बन जाएगा और मैं रातों रात जो है वो करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसे लोगों ने जो है काफी सारे शेयर्स खरीदे आलोक इंडस्ट्रीज के। आप मानोगे नहीं, बट 15 to 20% ऑफ होल्डिंग आलोक इंडस्ट्रीज की जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और बचे हुए 75 to 80% जो होल्डिंग है वो दोस्तों रिलायंस और जो मैंने दूसरे एक पार्टनर की बात की उनके पास है। अब पेनी स्टॉक्स में मेरा पर्सनल ओपिनियन यही होता है कि देखो, इसमें इन्वेस्ट मत किया करो क्योंकि इसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर्स काफी ज्यादा हावी होते हैं। यहाँ पर लालच अपने आप को छोड़ करके बहुत बड़े लेवल पे होता है। चाराने आठाने आपके जेब से जाता है, आपको कुछ नहीं लगता, बट बाद में जब आप शेयर को बढ़ते हुए देखते हो तो काफी सारा पैसा डालने की कोशिश करते हो और उसके बाद में शेयर 53 58 पर जाकर के वापस से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पूरा का पूरा पैसा बर्बाद। ऐसे मत किया करो। अच्छे सा शेयर ढूंढो, उसमें इन्वेस्ट करो, शांति से सो और थोड़े थोड़े करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो आप। अब मैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में जो पहली बात हुआ करती थी कि देखिए, मैंने खुद भी कहा था कि काफी दिन हो गए इनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और ना ही इनके जो होल्डिंग पैटर्न से वो अपडेट हो रहे थे। तो आज पहली बात एक पॉजिटिव ये है कि इनके होल्डिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पर नाम आ चुका है विद टू 200 करोड़ ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल जो मैंने बात की थी दूसरे बंदे की, वो ये जेएम फाइनेंशियल्स है। इन्होंने भी लगभग 173 करोड़ शेयर इनके खरीदे हुए हैं। 34% और 40% की होल्डिंग इनकी आती है, जो निकल के अप्रोक्स 75% होल्डिंग हो जाती है। अब बात को अगर आगे बढ़ाते हैं नंबर्स की तरफ, तो रिजल्ट्स की देख लेते हैं। पहले बात क्या है, देखिए मार्च में तो ठीक है, समझ सकते हैं हालत खराब थी। उसके बाद में तो पूरा इनका क्या बोलते हैं ना, सब खत्म हो चुका था क्योंकि लॉसेस की हाइट लाइक 10,000 करोड़, माफ कीजिएगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल 10,000 करोड़ की हो चुकी थी। ये अमाउंट इन करोड़, यस, 10,000 करोड़ की हो चुकी थी। अब सितंबर का रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। बात ये की गई थी, रूमर ये फैला गया था कि आलोक इंडस्ट्रीज गारमेंट कंपनी छोड़ के अभी मास्क बना रही है,
सैनिटाइजर किट बना रही है, पीपीई किट बना रही है, और बहुत सारा कुछ माहौल खड़ा कर गया था इस तरह से कि ये कंपनी नहीं है, ये अलादीन का चिराग बन गई है, घिसो इसे और पैसे कमाओ। बट ये सिर्फ रूमर था जो ऑपरेटर की तरफ से फैलाया गया था, और इसमें ट्रस्ट में ऑपरेटर ने बहुत हद से ज्यादा पैसा कमाया। और कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अदर इनकम यहाँ पे सिर्फ 2 करोड़ की दिखाई गई है। टोटल इनकम बन जाती है 822 करोड़। लेकिन एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे तो -4126, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको क्लियर करूंगा आगे जाके। तो ईबीआईटी बन जाता है लगभग 5000 करोड़ का। तो इंटरेस्ट कट हुआ 130 का, जिसपे जो डेट का पैसा है, और टैक्स लगा 20 करोड़ का, तो नेट प्रॉफिट बन गया 4800 करोड़ का। तो अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ के लॉस से कंपनी ऑल ऑफ अ सडन 5,000 करोड़ के फायदे में आ जाती है। मतलब कंपनी 10,000 करोड़ का लॉस कवर करके वापस से 5,000 करोड़ प्रॉफिट में दिख जाती है। ठीक है, ये देखने का नजरिया देखिए आप। ठीक है, ये क्वार्टरली प्रॉफिट है, मतलब ये तो ऑलरेडी। आप क्या करते हो पता है, आपका नॉर्मल जनरल थिंकिंग होता है कि यार अभी ये प्रॉफिट में निकल गई, अभी ये टेंशन नहीं। नहीं मेरे भाई, साल का कैलकुलेशन कर लो। साल का कैलकुलेशन में अभी भी ये कंपनी जो है वो 5,000 करोड़ के लॉस में ही है। तो उस बात को समझो, उस बात को ध्यान में रखो। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जो है नंबर्स का गेम समझ सको। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको, देखिए कंपनी कभी अगर पैसा कमाती है तो एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, और एक्सपेंडिचर्स कभी माइनस में नहीं होते हैं। ठीक है, अभी इसके एक्सपेंडिचर माइनस में क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। अब दोस्तों आते हैं टिकर टेप पे। टिकर टेप पे आते हैं चीजें समझने के लिए और बेहतरीन तरीके से। इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शेयर अभी कुछ कर ही नहीं, इट्स डेड शेयर। में इसे डेड शेयर कहता हूं। जिसने भी पैसा इसमें डाला हुआ है समझदार बंदे ने, उसका पैसा अटक चुका है और उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रिटर्न एफडी से छोड़िए, किसी भी खास नहीं है। डिविडेंड रिटर्न्स भी नहीं है अच्छे। एंट्री पॉइंट बेहतरीन है, क्योंकि शेयर अभी बॉटम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और बिल्कुल ये फंसा हुआ है, आज भी मॉनिटरिंग में अटका हुआ शेयर है। तो इसमें कभी भी ऐसे शेयर्स में पैसे डालने से बेटर है आप रिलायंस में डालो। अगर आप रिलायंस में नहीं डाल रहे हो और अलोक इंडस्ट्रीज में पैसे डाल रहे हो, तो दोस्त आप बेटर एफडी कर लो, आप मत करो ये। ठीक है, ये शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है फिर। और अगर फोरकास्ट करेंगे तो देखिए, नो बडी इज इंटरेस्टेड, कोई यहाँ पे है नहीं, मुझे किसी के बारे में बात ही नहीं करना। क्लियर? ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो इंडस्ट्री ग्रोथ है -2.61%। वही अलोक का ग्रोथ है 5 साल का -6.12। वही मार्केट का शेयर डिक्रीज हो रहा है 18% से, इसका शेयर सिर्फ 5% हुआ है। अब इंडस्ट्री नेट इनकम की बात करेंगे तो हाँ, इनका साढ़े मार्केट का 12.5% है, इनका 38.38% है। अभी ये क्यों है, कहां से आया, इसके बारे में भी बात आगे करेंगे। अभी मैं इसको बैलेंस शीट की तरफ बढ़ाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आज अलर्ट नहीं है, कैश फ्लो के में भी अलर्ट नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, बात आगे बढ़ाते हैं, नंबर्स और थोड़े डीप में चले जाते हैं इसको देखने के लिए। स्क्रीनर पे है दोस्तों, आरओसी -4.58%। आरओई बिल्कुल भी है नहीं, यानी आपके पैसे की कोई वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ईपीएस है आपके पैसे से 28 रुपीज कम हो गए हैं, और साथ ही साथ में 5 साल में कोई बिजनेस नहीं, और 3 साल का प्रॉफिट देखिएगा तो 20% से ग्रो करता हुआ। सेल्स पिछले 5 साल से -32 से ग्रो कर रहा है, पिछले 3 साल से -27 से ग्रो कर रहा है, यानी यहाँ पे सेल्स बिल्कुल भी नहीं है। बात को आगे बढ़ाते और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अगर आप देख सको तो और एक चीज दिखाना चाहूंगा। क्वार्टर की बैलेंस शीट कर रहे हैं दोस्तों, सितंबर 2020 की। 820 का सेल्स है जैसे हमने देखा था। एक्सपेंसेस देखिए 841 करोड़ के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अदर इनकम जो है वो लगभग 5,226 करोड़ की है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस जो है वो माइनस में चले गए, और आपका प्रॉफिट जो है वो 4,819 रुपए हो गया। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो दोस्तों तो 4,780 रुपए, अब 4,800 रुपए, और ईपीएस आपको प्लस में दिख रहा है 9.66 रुपीज। तो ये जो है अदर इनकम, ये कहाँ से आया ये तो अभी ढूंढना पड़ेगा, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट
इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी के मेन बिजनेस से जो है ये पैसा नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इस पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, इसके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब बात को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, लेकर के चलता हूं टेक्निकल पे। टेक्निकल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं पहले बॉलिंजर बैंड को ऑफ कर देता हूं। आपको मैंने कुछ लाइन खींचे हुए तिरछी आड़ी टेढ़ी वो दिखाता हूं पहले। देखिए कंपनी का कहां आप डूबे, एक्चुअली हम लोग मैच कहां आ रहे वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शेयर था 3 रुपए पे, आपने खरीदा, आपको बेहतरीन लगा, न्यूज आई रिलायंस खरीदने वाला है, रिलायंस ने खरीदा, आपने पैसे डाले, आपने खरीदा, ऑपरेटर ने पैसे डाले और इस शेयर को बढ़ाते हुए ऑपरेटर लेके गए लगभग 58 रुपीज पे। 3 रुपए का शेयर 58 रुपीज का हो गया, हमारे अंदर का लालच जाग गया, हम लोग वेट करते रह गए कि यार और बेहतरीन रिटर्न देगा, मल्टी बैगर होगा। ऑपरेटर ने शेयर को दबाना शुरू किया, वापस से जो शाणे लोग थे, जो अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे, वो निकल गए, और जो उम्मीद में बैठे थे वापस से एक बार अपर सर्किट लगने के साथ उन्होंने और पैसा डाला, ऑपरेटर ने और खा लिया और दबा लिया और दबा लिया। और ऐसे करते करते जो शेयर एक टाइम पे 60 पे ट्रेड हुआ करता था, वो शेयर 22 पे आ गया। रिलायंस ने खरीदा, रिलायंस के नाम पे रजिस्टर्ड हो गई, रिलायंस का नाम आ गया, रिलायंस में सब कुछ हो गया। अरे रिलायंस रिलायंस को देखेगा कि इसको देखेगा मेरे भाई? तो अब ये शेयर और घटते हुए डाउन ट्रेंड, ये ग्रीन लाइन है, ट्रेंड लाइन है, क्लियरली देख रहे हो, आपका पैसा जो है वो कम होते जा रहा है। देखिए खबर बुरी है, मानता हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ये फैक्ट है और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही है। डाउन ट्रेंड लगा हुआ है, अभी यहाँ पर आप एक लाइन देखोगे तो यहाँ से एक टनल बन रहा है रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में। यहाँ पे शेयर एक टनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, और शेयर का जो बीच का मोटा वाला रेड लाइन है ये है कंपनी का 200 यानी 200 दिन का ईएमए। और अभी ये शेयर लगभग 200 दिन के ईएमए को टच कर चुका है, और अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है दोस्तों, तो अगर आप समझदार हो तो आप इसको इस रेड लाइन से नीचे जाने से पहले आप बेच दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये शेयर आपको 11 रुपए तक जाते हुए दिख सकता है। बहुत मुश्किल है शेयर को इस लाइन को क्रॉस करना, जो इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि कंपनी ने 1 2 3 और 4 बार कोशिश कर चुका है। अगर इसको क्रॉस कर जाता है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में आपको 32 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो बट ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस 28 27 के आसपास है, जो इसको क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि नंबर्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर नंबर सपोर्ट नहीं करते हैं तो कंपनी दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इसके लिए लगते हैं समझदार इन्वेस्टर्स, जो पैसा डालेंगे, जो होल्ड करेंगे शांत बैठ के। ठीक है, यहाँ पर अगर आप RSI माफ कीजिएगा वॉल्यूम की बात करेंगे, तो पहले दिन वॉल्यूम में देखने को मिला 32 था, माफ कीजिएगा 21 मिलियन, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है 8 मिलियन का वॉल्यूम कम हुआ है। RSI भी नॉर्मल ही रेट से बढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी दिख नहीं रही है। और MACD का चार्ट अभी भी सिग्नल लाइन ऊपर है और MACD लाइन नीचे है, तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिव मोमेंट नहीं बन रहा है जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा यही ओपिनियन है दोस्तों, कि अभी आप अगर बाय किए हो तो जैसे मैंने बताया, लाइंस बताए, वहां पे अगर शेयर आ जाता है तो आप निकल जाइए, और अगर आप नहीं निकलते हो तो बने रहिएगा अपने शेयर्स के साथ में, शेयर बढ़ेगा जाएगा 11 रुपए तक। और अगर ऊपर निकलता है तो आपको 28 से लेकर 32 की लेवल दिख सकती है। बाकी मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी को हर्ट करने का या किसी के कंपनी को बुरा एनालाइज करने का, जो मुझे लगा मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। बाकी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने एनालिस्ट जो है, जो आपके कंसल्टेंट है, उनसे एक बार बात कीजिएगा और उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।